गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपन पढ़ रहे थे एशिया महाद्वीप की वनस्पति के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज अपन एशिया महाद्वीप के अंदर, एशिया महाद्वीप के मानचित्र के अंदर वनस्पति का वितरण है वो पढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वितरण का मतलब कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर वनस्पति है देखने को मिलती है। ऐसे तो मैंने आप लोगों को 3 भागों के अंदर प्राकृतिक वनस्पति को विभाजित करना बताया था। एक जिसके अंदर वन आते हैं, दूसरे घास के मैदान आते हैं और तीसरा आपकी झाड़ियों के रूप में मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं। लेकिन इनको क्या है, पूरे मानचित्र के ऊपर इन्हीं जो प्राकृतिक वनस्पति है जिसके अंदर वनों के अंदर मैंने आपको उष्ण भूमध्य रेखीय सदाबहार वन बताए, आपके उष्ण मरुस्थलीय वन बताए, शीतोष्ण वन बताए, उसी के साथ आपका कोणधारी वन है, भूमध्य सागरीय वनस्पति है, ये देखने को मिलती है। तो चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले कि ये वनस्पति कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन भूमध्य रेखीय वनस्पति। भूमध्य रेखीय वनस्पति है, ये आपके क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास जहां पे आपके क्या है, भूमध्य रेखा का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, वर्षा और तापमान दोनों ही क्या है, अधिक देखने को मिलते हैं। जिसके कारण इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं भूमध्य रेखा की, तो आपका इन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे। यहाँ पे आपका ये जो छोटे छोटे द्वीप समूह के अंदर आपकी कौन सी है, भूमध्य रेखीय वनस्पति देखने को मिलती है, जिसमें आपका फिलीपाइंस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है। ये जो क्षेत्र हैं किसके अंदर आते हैं, आपके आपका दक्षिणी पूर्वी भारत है, श्रीलंका है। ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, वियतनाम नहीं आएगा इसमें, फिलीपाइन द्वीप समूह आएगा, जिसमें भारत का भी कुछ भाग जो छोटे छोटे द्वीपों के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी क्या है आपके, ये आपकी श्रीलंका, ठीक है। तो इन क्षेत्रों के अंदर आपकी कौन सी वनस्पति पाई जाती है, भूमध्य रेखा जो आपकी लाइन के रूप में दिखा रखी है। तो इन क्षेत्रों के अंदर आपकी कौन सी भूमध्य रेखीय वनस्पति देखने को मिलती है। उसके बाद में आपकी आती है उष्ण मानसूनी वनस्पति। उष्ण मानसूनी वनस्पति भारत के अधिकतर भाग के अंदर आपकी उष्ण मानसूनी वनस्पति है देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपका भारत है, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है, उसी के साथ साथ आपका बर्मा है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, उसी के साथ आपका थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है। ये पूरे क्षेत्र के अंदर आपकी कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उष्ण मानसूनी वनस्पति है देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आपकी शीतोष्ण मानसूनी जो वनस्पति है वो कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, उसके अंदर आपका मंचूरिया है, दक्षिणी चीन है, कोरिया है, जापान है। इन क्षेत्रों के अंदर आपकी कौन सी वनस्पति पाई जाती है, शीतोष्ण मानसूनी वन है देखने को मिलता है। ये आपका जापान आ जाएगा, इधर की साइड में आपका चीन का मंचूरिया क्षेत्र आ जाएगा, दक्षिणी कोरिया का कुछ भाग आ जाएगा। तो इन क्षेत्रों के अंदर आपकी कौन सी शीतोष्ण मानसूनी वनस्पति है देखने को मिलती है। उसके बाद में आती है आपकी कोणधारी वन। कोणधारी वनों की अगर बात करते हैं तो ये यूराल पर्वत से आपकी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंदर फैली हुई है। कौन सी, कोणधारी वन, जहां से आपका यूराल पर्वत लगता है, यूराल पर्वत से यहां तक आपका कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यानी कि कौन सी, ये कोणधारी वनस्पति है, कहां से शुरू होती है आपकी कोणधारी वनस्पति की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है, यूराल पर्वत से शुरू होकर आपके प्रशांत महासागरीय क्षेत्र तक कौन सी वनस्पति फैली है, आपकी कोणधारी वनस्पति है वो देखने को मिलती है। उसके बाद में आपकी आती है
अगली वनस्पति भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति की अगर चर्चा करते हैं तो आपकी भूमध्य सागरीय वनस्पति है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया, उसी के साथ साथ भूमध्य सागरीय जलवायु के जो क्षेत्र आते हैं जिसमें आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर टर्की है, आपका उसी के साथ सीरिया है, लेबनान है, साइप्रस है, जॉर्डन है, ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर आपकी कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु की वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कौन कौन से क्षेत्र हो गए यहाँ पे? इन क्षेत्र के अंदर आपकी दक्षिणी पश्चिमी एशिया का भाग हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ये पूरा आपका पश्चिमी भाग हो गया। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे टर्की है, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, आपका उसी के साथ साथ साइप्रस है, लेबनान है, ये जो द्वीप हैं इनके अंदर आपके जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है झाड़ियों के रूप में वो यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद में आता है आपका शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग से बैकाल झील पश्चिमी तट के अंदर देखने को मिलता है। शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको? ये आपके शीतोष्ण घास के मैदान है। यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान के क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो आपका कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग, बैकाल झील और पश्चिमी तट इसके अंदर आपका आता है, जहां पे आपकी कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है? शीतोष्ण घास के मैदान की वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद में आपका आता है उष्ण मरुस्थलीय वन। उष्ण मरुस्थलीय वन की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? दक्षिणी पश्चिमी भाग। ये उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति है, ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया का पार्ट आता है जिसके अंदर आपका अरब से लेकर ईरान है, इराक है, उसके बाद में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु और थार का मरुस्थलीय भाग भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। भारत के अंदर थार के मरुस्थलीय भाग के अंदर भी उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति है देखने को मिलती है, जहां पे आपकी वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपके कौन कौन से क्षेत्रों में उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति आपका एशिया का दक्षिणी और पश्चिमी भाग, जिसके अंदर आपका ईरान है, इराक है, इराक का पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, और उसी के साथ साथ आपका आपका दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अंदर आपका इराक है, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान है, और सिंधु और थार का जो क्षेत्र है यहाँ पे आपकी कौन सी वनस्पति? उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति है देखने को मिलती है। उसी के बाद आपकी अगली आती है शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति की तो आपकी शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है वो आपका तिब्बत है, मंगोलिया है, और उसी के साथ साथ तुर्किस्तान है, पठारी क्षेत्र, जहां पे गोबी का मरुस्थल, मंगोलिया का गोबी का मरुस्थल है देखने को मिलता है। तो ये आपका कौन सा? शीतोष्ण, जहां पे क्या है आपकी उत्तरी भाग से ठंडी हवाएं जब चलती हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास जब ये आती हैं तो यहाँ आपका कौन सा क्षेत्र है? आपका यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र, आपके इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी अधिकतर महाद्वीपीय क्षेत्र है, स्थल भाग देखने को मिलता है, जिसके कारण जिन जिन क्षेत्रों से होकर ठंडी हवा आती है तो वहां से जैसे ही ये गुजरती है तो सर्दियों के अंदर ये तापमान को और अधिक गिरा देती है, क्योंकि ये उत्तरी भाग से बर्फीली क्षेत्रों से होकर आती है तो ऑलरेडी इसके अंदर शुष्कता होती है, और साथ में ये ठंडी होने के कारण जैसे ही उत्तरी भाग से जैसे ही निकलती है तो स्थल भाग को क्या कर देती है? ठंडा कर देती है, और आपके सर्दी के ऋतु के अंदर तापमान को गिरा देती है। तो आपके ये शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है कौन से भागों के अंदर मिलता है? इसका एशिया का मध्यवर्ती जो क्षेत्र है जहां पे आपका तिब्बत का क्षेत्र है, मंगोलिया है, उसी के साथ साथ आपका अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इन क्षेत्रों के अंदर भी क्या है आपका ये अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन सी उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति है वो देखने को, शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति है वो देखने को मिलती है। उसके बाद में लास्ट आता है शीत वनस्पति। शीत वनस्पति आपका उत्तरी ध्रुव और शीत ध्रुव क्षेत्र या टुंड्रा प्रदेशों के अंदर देखने को मिलती है, जहां पे आपकी कठोर जो जलवायु प्रदेश है देखने को, जलवायु है कठोर जलवायु, जिसके अंदर आपका आर्कटिक महासागर लगता है। यहाँ पे हमेशा क्या होता है? वायु दाब है,
वो क्या होता है, सर्दियों के अंदर यहाँ पे तापमान कम हो जाता है, वायु दाब क्या हो जाता है, यहाँ पे अधिक हो जाता है, जिसके कारण हवाएं जो चलती हैं वो क्या है, ठंडी और शुष्क हवाएं होती हैं। और इन क्षेत्रों के अंदर जैसे ही उत्तरी भाग से जब हवाएं नीचे की ओर दक्षिण भाग की ओर चलती हैं तो यहाँ से तापमान को और अधिक गिराती हुई चलती है, जिसके कारण यहाँ पे हमेशा क्या है, टैगा वनस्पति शीत मरुस्थलीय भाग यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे टैगा वनस्पति है देखने को मिलती है। इस क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे वनस्पति न के बराबर होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या है, बर्फ जमी रहती है और बर्फ के जमे रहने से यहाँ पे कोई भी वनस्पति है वो नहीं उग पाती है। कौन से भाग के अंदर? आपका एशिया का उत्तरी भाग, जहाँ पे आर्कटिक महासागर लगता है, इसे ध्रुवीय क्षेत्र और उत्तरी ध्रुव क्षेत्र या कह सकते हैं कि शीत मरुस्थलीय क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी प्राकृतिक वनस्पति का वितरण है वो एशिया महाद्वीप के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अपनी वनस्पति कहाँ तक हो गई थी? शीतोष्ण मानसूनी वनस्पति हो गई थी। आज अपन अध्ययन करेंगे कोणधारी वन। जो कौन से हैं आपके? ये कोणधारी वन। ठीक है, कोणधारी वनों की विशेषता के बारे में अपन चर्चा करेंगे। चौथे नंबर की वनस्पति है कोणधारी वन। देखो, ये जो क्षेत्र है आपका कहाँ से शुरू होकर ये आपका ये जो क्षेत्र है कौन से क्षेत्रों से? यूराल पर्वत से शुरू होकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ जो क्षेत्र है वो क्या है? कोणधारी वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन से पर्वत से? यूराल पर्वत से लेकर प्रशांत महासागर का पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पे एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग तक क्या है, आपके कोणधारी वन है मिलते हैं, जिन्हें क्या है, जिनकी पत्तियां क्या होती हैं? नुकीलीदार होती हैं, जिन्हें नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वन है वो कहा जाता है। और इन वनों को टैगा वन भी कहा जाता है। एशिया और रूस के साइबेरिया प्रदेश के अंदर ये वन है फैले हुए हैं। ये यहाँ पे एशिया और रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र है जहाँ पे आपकी टैगा वनस्पति है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या है, साधारणतः जो ऋतु होती है वो लगभग आपकी कौन सी होती है? शीत ऋतु देखने को मिलती है। वर्षा यहाँ पे क्या है, बहुत कम या बर्फ के रूप में वर्षा होती है। और यहाँ पे अधिक वाष्पीकरण से बचने के लिए क्या किया जाता है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपकी लगभग डालियां और चिकनी व मोटी जो तल्ली होती है बचाने के लिए लगाई जाती है। और इन क्षेत्रों की जो लकड़ियां होती हैं वो क्या होती हैं? काफी मुलायम होती हैं। और इन क्षेत्रों के अंदर जो वृक्ष मिलते हैं वो फर है, स्प्रूस है, लार्च है और चीड़ है, हेमलॉक है, सीडर है आदि वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और आर्थिक महत्व की दृष्टि से इन वनों का अधिक महत्व है, क्योंकि इन वनों से क्या है, लुगदी और कागज का व्यवसाय है वो बनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं आपकी कौन से? टैगा वनों की। कोणधारी वन एशिया में यूराल पर्वत से लेकर प्रशांत महासागर क्षेत्र में मिलते हैं। प्रशांत महासागर ये क्षेत्र में मिलते हैं। इन वनों की पत्तियां या ये वन नुकीली
पत्तियों वाले होते हैं, नुकीली पत्तियों वाले होते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन या टैगा वन के नाम से जाना जाता है। टैगा वन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इसी के साथ साथ ये कौन से क्षेत्र में, यह है रूस के साइबेरिया वाले भाग में फैले हुए हैं। इन वनों में फर स्प्रूस और लार्च चीड़ सीडर हेमलॉक चीड़ आदि वृक्ष मिलते हैं। आदि वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन सा क्षेत्र हो गया आपका, यूराल पर्वत से आपका प्रशांत महासागर, और इसी क्षेत्र के अंदर आपका साइबेरिया का भाग है वो फैला हुआ है, जो पश्चिमी साइबेरिया से लेकर आपका उत्तरी साइबेरिया तक फैला हुआ है। यहाँ पे आपके वृक्ष है, चीड़ है, आपके चीड़, स्प्रूस, फर, हेमलॉक, सीडर आदि वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, जो बरसात होती है वो क्या है, बर्फ के रूप में होती है, या कम समय के लिए वर्षा है वो बूंदों के रूप में होती है, जिसके कारण यहाँ की जो वनस्पति है उनकी विशेषता क्या होती है, ये कोणधारी वनों के रूप में, या इनकी जो कह सकते हैं कि इनकी पत्तियां होती हैं नुकीली होती हैं, जिसके कारण ये क्या है, बर्फ को चीर कर ऊपर निकलती रहती हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर इन वनों को क्या कहा जाता है, टैगा वन भी इन क्षेत्रों को कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चर्चा करते हैं इन वनों के अंदर, इन वनों की विशेषताओं में इन वनों से दिया सलाई व कागज बनाए जाते हैं। ये कागज व लुगदी व्यवसाय में अधिक काम में आते हैं। इनकी लकड़ियां मुलायम होती हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे मुलायम होती हैं, जो बहुमूल्य वृक्षों के रूप में देखी जाती हैं, और यहाँ पे दलदली भाग एवं जनसंख्या की कमी के कारण वनों का अधिक महत्व नहीं
मिलता है। यह भाग दलदली व जनसंख्या का अभाव पाया जाता है जिससे यहाँ वृक्षों को कम काम में लिया जाता है, क्योंकि ये क्या है, आपके इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, हमेशा बर्फ जमी रहती है और जैसे ये धीरे धीरे पिघलती है तो वहां पे क्या है, दलदल वाला भाग बन जाता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पे यातायात की सुविधा है वो भी क्या है, आपकी कम विकसित हुई है। लेकिन आज के समय की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे संसाधनों का क्या है, अधिक विकास हुआ है, जिसके कारण इन वनों की उपयोगिता है वो अधिक बढ़ने लग गई है। और यहाँ पे क्या है, प्लाईवुड है, तारपीन का तेल है, ये क्या है, आपके अधिक मात्रा में प्रयोग में लिए जाते हैं और लुगदी और कागज व्यवसाय के अंदर इन उद्योगों को, इन वनों को काम में लिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आता है आपका वनों का वर्गीकरण है, उसमें लास्ट है आपका भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। जो वन के प्रकार कंप्लीट हो जाएंगे। झाड़ी वन, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन कौन से हैं, भूमध्य सागरीय आपकी जो क्षेत्र हैं उनके अंदर आपका कौन कौन से वृक्ष आ जाएंगे, कौन कौन सा क्षेत्र, सबसे पहले तो क्षेत्र आएंगे, कौन सी है ये भूमध्य सागरीय आपकी झाड़ी वन। भूमध्य सागरीय झाड़ी वन के रूप में आपके कौन से वाले भाग आएंगे, ये भाग आएंगे जिसके अंदर आपके क्षेत्र हैं कौन से, टर्की है, सीरिया है, जॉर्डन है, उसी के साथ लेबनान है, साइप्रस है। ये क्या है, भूमध्य रेखा, जो आपका भूमध्य सागरीय वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये वनस्पति है देखने को मिलती है। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें क्षेत्र, जहाँ पे आपकी दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर जलवायु कौन सी है, आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ पे पाई जाएगी, यहाँ पे ये वृक्ष देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपका जॉर्डन, टर्की, सीरिया, इजराइल, लेबनान, साइप्रस क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ आपका इराक है, ईरान का जो क्षेत्र है ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इन वनों की अगर विशेषता के रूप में देखते हैं तो ये क्या है, शुष्क और गर्मी वाष्पीकरण से बचाने के लिए इनकी पत्तियां क्या होती हैं, चिकनी, जो खाल होती है इनकी मोटी होती है, और इन जो तना होता है वो गठीले रूप के अंदर देखने को मिलता है। इनकी जो डालियां होती हैं वो क्या होती हैं, कटीली होती हैं, और जो इनकी जड़ें होती हैं वो काफी लंबी होती हैं। क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपकी जो पानी के रूप में भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या मिलता है, रसीले जो आपके फल हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं। जैसे आपके क्या है, नींबू, नारंगी, माल्टा, अंजीर, जैतून, अखरोट, और ये जो वृक्ष है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ से क्या है, जैतून का तेल शराब बनाने का कार्य, नारंगी, माल्टा, अंगूर, किशमिश, मुनक्को, इनसे क्या है प्राप्त किया जाता है। अंगूरों से अधिक, अंगूर का क्या है, अधिक महत्व है। और इस क्षेत्र के अंदर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर आपके खट्टे जो रसीले वृक्ष होते हैं, जो फल होते हैं, वो क्या है, इन्हीं क्षेत्रों से क्या है प्राप्त किए जाते हैं। और इन क्षेत्रों के अंदर झाड़ी वनों वाला जो महत्व, जो वन है, वहां पे क्या है, आपके पशुपालन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। तो बात कर लेते हैं इस क्षेत्र की। यह है वन एशिया महाद्वीप के
एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये वन मिलते हैं, जिसमें टर्की, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक, इजराइल, आदि में ये वन फैले हुए हैं। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो इन वनों के अंदर आपके कौन कौन से वृक्ष हैं, जैसे मुख्य वृक्ष नींबू, नारंगी, माल्टा, अंजीर, अखरोट, जैतून, आदि वृक्ष अंगूर, आदि वृक्ष मिलते हैं। अंगूर से शराब बनाई जाती है जिसका निर्यात मुख्य रूप से किया जाता। कौन सा भाग आ जाएगा? ये आपका कौन सा है? इस क्षेत्र के अंदर ये वाला भाग आपका किसके अंदर आता है? भूमध्य सागरीय झाड़ी वन के अंदर। और जो झाड़ी वाला क्षेत्र है वहां पे आपका क्या है? पशुपालन भी किया जाता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो जैतून का तेल निकाला जाता है, जहां झाड़ियों के रूप में वृक्ष मिलते हैं, जहां झाड़ियों के रूप में वृक्ष मिलते हैं वहां पशुपालन किया जाता है। इन वनों का बहुत महत्व है। कौन से? भूमध्य रेखीय झाड़ी वाले वनों का। तो ये कौन कौन से क्षेत्र हो गए आपके? कौन कौन सी मैंने बता दी आपको? भूमध्य रेखीय वाले बता दे, जो भूमध्य रेखा के पास। उष्ण मानसूनी वन बता दिए। उष्ण मानसूनी वन भारत और उसके साथ साथ आपका
दक्षिणी चीन, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलते हैं। शीतोष्ण मानसूनी वन है, शीतोष्ण मानसूनी वन जिन्हें अपन कौन से वनों के शीतोष्ण मानसूनी वन है जो आपकी ये जो शीतोष्ण मानसूनी वन देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ ये शीतोष्ण मानसूनी वन, उस बाद में कोणधारी वन जो आपके यूराल पर्वत से प्रशांत महासागर तक, उसके बाद आपका आता है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वनों के अंदर ये पूरा पोर्शन है जो आपका इराक, ईरान, टर्की, साइबेरिया, जॉर्डन, आपका लेबनान इन क्षेत्रों के अंदर आपकी भूमध्य सागरीय वनस्पति है वो देखने को मिलती है। तो वनों के जो प्रकार हैं, वन जो पाए जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक वनस्पति 3 हिस्सों में बटी हुई है। तो 3 हिस्सों में वन के जितने प्रकार थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद में घास के मैदान और झाड़ियों के रूप में वनस्पति है वो देखने को मिलती है। उसकी चर्चा आगे कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।